गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है जो आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों रेगुलर आपकी चल रही होगी। रेगुलर आप दोस्तों प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे, यानी जितने भी आपके लिए प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूँ वो सारे के सारे प्रैक्टिस सेट आप दोस्तों रेगुलर ले रहे होंगे। तो दोस्तों आपकी पढ़ाई बेस्ट चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों पीसीएम से रिलेटेड और उनका जो पार्ट ए से रिलेटेड जो उनके क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, फिजिक्स और जीके से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम सारे प्रश्नों को देखते हैं और देखते हैं दोस्तों किस किस प्रकार का जो है क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और किस प्रकार का पैटर्न जो है पूछा गया था आपसे। वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो पर आपको लास्ट तक बने रहना है और वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, ठीक है दोस्तों। और अपने हर फ्रेंड सर्कल में दोस्तों वीडियो को शेयर अवश्य किया करें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और अब जो स्टूडेंट पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं दोस्तों, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या यहाँ आपसे पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट प्रश्न है आपके सामने, जब किया गया कार्य सबसे अधिक होगा तब वह बल की दिशा और विस्थापन के दिशा के बीच का कोण कितना होगा दोस्तों? 0 डिग्री। तो बल और विस्थापन के बीच अगर 0 डिग्री का कोण है तो कार्य सबसे अधिक होगा, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। और एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है दोस्तों, अगर आप वृत्ताकार पथ पर दोस्तों किसी का कोई कार्य कर रहे हो, ठीक है, या फिर कोई पिंड है दोस्तों, वो वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य जो होता है दोस्तों हमेशा शून्य होता है। क्या दोस्तों? शून्य। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि हिंदी साहित्य में इन्होंने दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था सबसे पहले भारत में। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। और कब किया था दोस्तों? 1913 के समथिंग, यानी 1913 में इन्होंने जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया है अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? माउंट किलिमंजारो। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा, आपसे पूछा गया है 220 वोल्टेज यानी वोट के समांतर संभावित अंतर वाले दो बिंदुओं पर 10 डिग्री कूलाम का प्रवाह यानी चार्ज जाने के लिए कितना कार्य करना होगा? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं विभवांतर का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों। एक तो V बराबर I इंटू आर, ये होता है। एक और होता है V बराबर, और आपका होता है दोस्तों Q वटे, सॉरी दोस्तों W, यहाँ पर देखिए एक मिनट दोस्तों, W वटे Q, एक ये फॉर्मूला होता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो दोस्तों ये W यानी दोस्तों कार्य, Q यानी दोस्तों आवेश, V यानी विभवांतर यानी वोल्टेज जैसे कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम W का मान निकालें तो दोस्तों क्या होगा? V इंटू Q यानी आवेश, जिसे हम कूलाम कहते हैं। तो 20 यानी वोल्टेज जो है दोस्तों, इसका गुणा अगर हम कूलाम से करेंगे तो दोस्तों 200 जूल आपका आंसर आएगा। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आगे पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों, 10 सेकंड की अवधि के लिए किसी तार में स्थिर धारा 0.2 एम्पियर है। इस समय अंतराल में तार से प्रवाहित होने वाला कुल चार्ज यानी दोस्तों आवेश क्या होगा? तो आवेश क्या होगा दोस्तों? आवेश का फॉर्मूला होता है दोस्तों I इंटू टी। क्या दोस्तों? आवेश यानी Q यानी कूलाम जिसे हम दोस्तों कहते हैं, इसका फॉर्मूला है दोस्तों आपका I इंटू टी। ठीक है दोस्तों, कितने समय में कितनी धारा प्रवाहित की गई
और उसके द्वारा जो जितना कितने समय में कितनी धारा प्रवाहित की गई उसे हम दोस्तों कूलम्ब कहते हैं, यानी आवेश कहते हैं। यानी दोस्तों समय और धारा के प्रवाह की दर का अगर हम गुणा कर दें तो आपका निकल कर आता है दोस्तों कूलम्ब। तो कितना दोस्तों, आपका 0.2 इंटू 10 का गुणा करेंगे आपका, तो दोस्तों 2.0 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों। यहाँ आपसे पूछा गया लंबाई L और त्रिज्या R वाले किसी बेलनाकार तार का प्रतिरोध R है। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, R बराबर लैम्डा होता है एक तो आपका इंटू L/R स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये होता है। अब यहाँ इसने क्या कहा है दोस्तों, उसी सामग्री से बनी दोगुनी लंबी, यानी L का मान क्या है दोस्तों 2L, और एक यहाँ पर दोस्तों प्रतिरोधकता में कोई परिवर्तन नहीं किया है, R इतना ही है आपका। और यहाँ पर कहा है दोस्तों 1/4 त्रिज्या, यानी त्रिज्या का दोस्तों क्या हुआ 1/4, यानी त्रिज्या का 1/4 1/4 इंटू R का स्क्वायर तो दिया हुआ है। अगर हम इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, R का स्क्वायर तो आएगा ही, 4 का हो जाएगा आपका 16, और ऊपर 1 का 1 आएगा, यही दोस्तों 1/16 R स्क्वायर आपका होने वाला है। अब पूछा है प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों। अगर हम दोस्तों इसे हम सॉल्व करेंगे ना तो पता है क्या आएगा, या आप भूल जाइए या आप भूल जाइए। अगर ऊपर 2L है तो 2L ही रहेगा, नीचे दोस्तों R का गुणा 1 से करेंगे तो 1R, यानी दोस्तों सीधा R स्क्वायर, और L ये 16 जो नीचे है ये सीधा आपका ऊपर पहुंच जाएगा, यानी गुणा 16 हो जाएगा, 16 दूनी 32, यानी दोस्तों 2L। और लंबाई दोस्तों आपको पता है, यहाँ पर सूत्र में देख रहे होंगे कि जो प्रतिरोध है दोस्तों लंबाई के समानुपाती होता है। अगर लंबाई 32 है तो प्रतिरोध भी 32 होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा, और ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है क्लास 3 लीवर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा है दोस्तों, प्रयत्न लोड और आधार के बीच स्थित होता है। क्लास 3 में प्रयत्न जो होता है दोस्तों लोड और आधार के बीच में स्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों। यहाँ आपसे पूछा गया है अल हरम मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, ये कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ है दोस्तों, आपकी मक्का में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर नियत है, इसका औसत वेग कितना होगा। यदि वेग में परिवर्तन की दर जो है फिक्स है यानी नियत है, तो उसका औसत वेग क्या होगा दोस्तों, प्रारंभिक और अंतिम वेग के योग का आधा होगा। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग जो होता है उसका आधा। ठीक है, जैसे कि u + v/2, u प्रारंभिक वेग v अंतिम वेग, इसका आधा, इसके योग का आधा। तो इस प्रकार से निकल कर आता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा। किसी धातु के तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा इसका डैश समान होने पर भी इसके छोरों पर संभावित अंतर 20 डैश के सीधे समानुपाती होता है। तो किसके समानुपाती होता है दोस्तों, तापमान के। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा। यहाँ आपसे पूछा गया है कि आदर्श गैस का समीकरण निम्नलिखित में से कौन है, यदि कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों आपका, ये रहा दोस्तों। P का मतलब होता है दोस्तों प्रेशर, V का मतलब होता है दोस्तों वॉल्यूम, और T का मतलब होता है दोस्तों ताप। प्रेशर इनटू वॉल्यूम यानी दोस्तों आयतन, T यानी दोस्तों टेम्परेचर, जैसे हम दोस्तों ताप कहते हैं, और ये बराबर होता है किसके दोस्तों, सॉरी दोस्तों ये T स्मॉल t है, सॉरी दोस्तों कैपिटल T है, बराबर में होगा दोस्तों म्यू जो होता है और इनटू R के। तो इस प्रकार का आपका फॉर्मूला बनता है, तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। आदर्श गैस का समीकरण आपको याद रखना है, यानी दोस्तों दाब इनटू आयतन बटे आपका होता है दोस्तों तापमान यानी ताप, और बराबर में होता है ये किसके दोस्तों म्यू R के। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे अधिक सेब उत्पादक करने वाला देश है। तो कौन सा है दोस्तों, चीन। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों। यहाँ आपसे पूछा गया है
डैश डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो कितने पर दोस्तों? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा, उस सामग्री की पहचान करें जिसमें आयतन विस्तार का उच्चतम गुणांक होता है। तो किसका होता है दोस्तों? कठोर रबर का। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा, संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा पहली बार कब हुई? तो ये हुई थी दोस्तों, यानी संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों, क्लास सेकंड लीवर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें क्या होता है दोस्तों, लोड जो होता है, भार जो होता है, वो प्रयास और आधार के बीच में होता है। जबकि दोस्तों आपने थर्ड में देखा होगा, पीछे बता चुका हूँ, जो प्रयास जो होता है यानी प्रयत्न जो होता है, ये लोड और आधार के बीच में होता है। लेकिन सेकंड में लोड जो है ये प्रयत्न और यानी प्रयास यानी एफर्ट जिसे हम कहते हैं उसके और आधार के बीच में होता है। तो सेकंड में लोड कहाँ होगा दोस्तों? प्रयत्न और आधार के बीच में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 100 kg है तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो देखिए दोस्तों, द्रव्यमान के बारे में एक चीज़ आपको याद रखनी है। 2 चीज़ मैं आपके लिए बताऊँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है इससे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको याद रखना है, द्रव्यमान कभी भी बदलता नहीं है, चाहे उसे आप किसी भी स्थान पर ले जाओ। अगर पृथ्वी पर द्रव्यमान किसी भी वस्तु का 100 kg है तो चंद्रमा पर भी दोस्तों 100 kg ही होगा। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं दोस्तों, यानी देखिए दोस्तों, इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, तो देखिए दोस्तों, जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका दोस्तों जड़त्व भी ज़्यादा होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसका जड़त्व, जिस वस्तु का दोस्तों जो है द्रव्यमान ज़्यादा, उसका घनत्व सॉरी दोस्तों जड़त्व भी ज़्यादा। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, एक स्कूटर है और एक कार है, एक रेल है, तो इनमें सबसे ज़्यादा गति किसकी होगी? तो स्कूटर की होगी, यानी दोस्तों इसका जो है जड़त्व यानी जो है कम है, क्योंकि द्रव्यमान कम है स्कूटर का, इसका जड़त्व कम है तो इसकी गति ज़्यादा होगी। और सबसे कम होगी किसकी दोस्तों? रेल की, क्योंकि उसका जो है द्रव्यमान कम है तो जड़त्व भी कम है, सॉरी ज़्यादा है, और ऊर्जा का वहन भी उसको ज़्यादा करना पड़ेगा, जबकि स्कूटर को कम, रेल को ज़्यादा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों, कोई वस्तु 100 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है, गति के साथ चल रही है, 1 मिनट में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा। दूरी का फॉर्मूला आपने कभी मैथ में पढ़ा होगा, दूरी बराबर होता है दोस्तों चाल गुणा समय। यहाँ पर दोस्तों गति है, वेग है, वेग को भी तो हम दोस्तों चाल के रूप में जानते हैं। तो वेग क्या है दोस्तों 10, समय आपके पास में 1 मिनट यानी दोस्तों 60 सेकंड, और वेग कितना है 100, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 6000। अब वो पूछ रहा है दोस्तों किलोमीटर में, तो किलोमीटर में बदलने के लिए दोस्तों 1000 का भाग दे देंगे तो सीधा 6 किलोमीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया है, सोने का सापेक्ष घनत्व 19.3 है, तो एसआई में इसका घनत्व क्या हो? दोस्तों घनत्व को मापा जाता है केजी में, और 1 केजी में कितना होता है दोस्तों 10⁻3, यानी दोस्तों 10 × 10 × 10 करेंगे तब जाकर आपका 1000 आएगा। तो 10 की घात सीधा क्या करेंगे दोस्तों 3, तो सीधा घनत्व आपके पास दिया है, इससे केवल इसका एसआई मात्रक बताना है। तो एसआई दोस्तों केजी के हिसाब से बनाएंगे ना, तो इसका सीधा आ जाएगा 19.3 × 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा, यहाँ आपसे पूछा गया किसी इंजीनियरिंग आरेख पर चिन्हित संक्षिप्त नाम एसआर का मतलब क्या होता है? तो एसआर का मतलब होता है दोस्तों स्फेरिकल रेडियस।
ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो, वीडियो आपको पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है? तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है दोस्तों? 35 डिग्री सेंटीग्रेड के। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। और आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, ये रहा। यहाँ आपसे पूछा गया है कि 10 सेंटीमीटर भुजा और 600 ग्राम द्रव्यमान वाला कोई घनीय खंड पानी में तैरता है, तो क्यूब का कितना हिस्सा पानी में डूबा हुआ होगा? देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको याद रखना है कि कोई भी घनत्व है, कोई भी पिंड है, कोई भी चीज़ है, अगर वह पानी में तैर रही है तो उसका दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है 1/10 वहाँ भाग जो है हमेशा पानी के अंदर रहता है। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, 1/10वां भाग पानी के ऊपर रहता है, तभी तो वह तैरती है। अगर पूर्ण से डूब जाएगी तो फिर तैरेगी क्यों? तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए दोस्तों, 10 सेंटीमीटर भुजा, अगर इसका आयतन निकालें तो 1000 आएगा। आया समझ में? अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर दिया गया है द्रव्यमान, और घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन का फॉर्मूला ये होता है दोस्तों, आयतन यहाँ से निकाल सकते हो। और देखिए दोस्तों, आपको इस प्रकार के प्रश्न में कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोल रहा है पानी में तैर, घनीय खंड पानी में तैर। घन का मतलब होता है दोस्तों ए क्यू। अगर भुजा दे रखी है तो आयतन निकाल सकते हैं ए क्यू, और ए का फॉर्मूला है ये दोस्तों, ए आपके पास दी हुई है दोस्तों 10, तो ए क्यू क्या होगा दोस्तों? 1000। और घनत्व आपसे पूछा है, द्रव्यमान आपके पास दिया है, और घनत्व का फॉर्मूला होता है दोस्तों द्रव्यमान बटे आयतन, यानी 600 बाई 1000। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। तो दोस्तों इस फॉर्मूले से अगर हम करेंगे और भी आगे क्रिया करनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, तो इससे लंबा पड़ जाएगा। आपको क्या करना है सीधा दोस्तों, ये जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान के कारण ही तो वो तैर रही है, द्रव्यमान के कारण ही कोई वस्तु है जो डूबती है, द्रव्यमान के कारण ही दोस्तों तैरती है। तो आपको सीधा द्रव्यमान जो दिया है उसका 1/10 कर देना है, सीधा 60% आ जाएगा। आप निकाल कर भी देख लेना, जैसे 600 का 1/10%, ये शॉर्ट ट्रिक कहते हैं ना जैसे, वो है दोस्तों। तो ये सीधा 60% आ गया। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा। कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है तो इसका वेग कितना होगा? तो वेग कितना होगा दोस्तों? सीधे समय के समानुपाती। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा। 440 न्यूटन वजन वाली कोई लड़की किसी रस्सी पर 20 सेकंड में 7 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती है, तो उसके द्वारा खर्च की गई शक्ति क्या है? यानी दोस्तों पावर, उसके द्वारा कितनी ऊर्जा खर्च की गई है वो आपसे पूछा है। तो देखिए दोस्तों, लड़की का वजन क्या है दोस्तों? 444, सॉरी दोस्तों 440 न्यूटन। अगर दोस्तों भार का फॉर्मूला आपको पता ही है दोस्तों, भार बराबर होता है दोस्तों m/g। ठीक है, और भार दिया आपका 440। तो द्रव्यमान क्या निकालेंगे दोस्तों? जी का मान होता है आपका 10 से इसे काट दीजिए, तो m यानी दोस्तों द्रव्यमान का मान आया दोस्तों आपका 44 kg। कितना दोस्तों? 44 kg। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 20 सेकंड में 7 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती है, तो चढ़ने की दर क्या है दोस्तों? 7/20। ठीक है, 7 मीटर की ऊंचाई तो चढ़ी, 7 मीटर की ऊंचाई तक तो ही चढ़ी है 20 सेकंड में, तो चढ़ने की दर निकलेगी आपकी 7/20। और उसके द्वारा खर्च की ऊर्जा, यानी उसका द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। अगर ज़्यादा द्रव्यमान तो ऊर्जा भी ज़्यादा खर्च होगी, द्रव्यमान कम तो ऊर्जा भी कम खर्च होगी। तो 44 आपका द्रव्यमान है, इंटू इसका आपको दोस्तों 7/20 निकाल दो, आपका सीधा निकल कर आ जाएगा दोस्तों। ये रहा आपका 15.4 वाट। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा, और आप सॉल्व करके देख लेना। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ये रहा, यहाँ आपसे पूछा गया है, यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के
उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है और अभिक्रिया को डैश अभिक्रिया कहा जाता है। अगर दोस्तों देखिए ऊष्मा मुक्त हो रही है ना, तो ये होती है दोस्तों आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और ऊष्मा एब्जॉर्ब हो रही है तो आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो यहाँ पर दोस्तों मुक्त हो रही है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों, किसी ऐसे ग्रह पर विचार करें जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी का आधा हो, और पृथ्वी पर W यानी भार जो होता है दोस्तों, वेट जो है, द्रव्यमान वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान उस ग्रह का कितना होगा। तो देखिए दोस्तों आपको याद रखना है, अगर कोई अन्य ग्रह है, ठीक है दोस्तों, और उनका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी की आधी हैं, तो पृथ्वी पर द्रव्यमान W द्रव्यमान वाले वस्तु का द्रव्यमान उस ग्रह पर कितना होगा दोस्तों। देखिए पृथ्वी का ही तो आधा है, तो वहाँ पर पृथ्वी का कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 गुना। यानी द्रव्यमान जो है यहाँ पर अगर दोस्तों आधा है तो वहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, सीधा सीधा कोई ग्रह है ये, यहाँ पर कितना, ये कोई ग्रह है तो यहाँ को कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका 2 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा, जो पृथ्वी का द्रव्यमान है उसका 2 गुना हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों, क्लास लीवर थर में प्रयत्न और भार किस दिशा में आते हैं। क्लास 3 लीवर में प्रयत्न जो होता है, एफर्ट जिसे हम कहते हैं वो, और एक आपका दोस्तों भार, किस दिशा में जाते हैं, समान दिशा में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों, गुड़ी पड़वा एक ऐसा शुभ दिन है जिसे मराठी हिंदू पारंपरिक रूप से नए साल की शुरुआत मनाते हैं। यह किस हिंदी महीने में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों आपका चैत्र के महीने में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा, अहम द्रव्यमान वाले किसी गेंद को ऊंचाई h से गिराया जाता है, और h ऊंचाई h/3 पर इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का अनुपात कितना होगा, किसके बराबर होगा। ये आपसे पूछा गया है। तो सीधा है दोस्तों, देखिए ऊंचाई के हिसाब से यहाँ पर निकालना है हमें, और कुछ तो दिया नहीं है। द्रव्यमान तो यहाँ पे भी उतना ही होगा, वहाँ पर भी उतना ही होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसे 1/2 mv² होता है, जैसे mgh, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सीधा का सीधा कुछ नहीं दोस्तों, m यहाँ से काट दीजिए आप, ये अनुपात निकालना है। तो आपको h किस रेस्पेक्ट में निकालना है। अगर h यहाँ पर दोस्तों h/3 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा दोस्तों, गुणा में हो जाएगा इसके काइनेटिक एनर्जी के, ये 3 आ गया। और पोटेंशियल एनर्जी जो है इसका मान कितना आया दोस्तों, 1, ठीक है। अगर अब इसे दोस्तों पक्षांतर करेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए दोस्तों पीई यानी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के, देखिए दोस्तों काइनेटिक एनर्जी का मान आएगा 3, पोटेंशियल एनर्जी का मान आएगा दोस्तों 1। तो यहाँ पर पहले पोटेंशियल दिया है तो 1 रखेंगे, और आपका दोस्तों फिर इस गतिज ऊर्जा दिया है तो 1/3 में रखेंगे। तो 4 आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी 1/3। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है, तापमान में समान वृद्धि होने पर तांबा शीशे की तुलना में अधिक गुना फैलता है, यानी कितने गुना फैलता है, ये आपसे पूछा है। जैसे कि दोस्तों तापमान में जब समान वृद्धि की जाए तो तांबा शीशे की तुलना में कितना गुना फैलेगा। तो कितना फैलेगा दोस्तों, 5 गुना। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस चीज़ की खोज के लिए प्रसिद्ध है। तो ये है दोस्तों आपकी पेनिसिलिन। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। पहली एंटीबायोटिक है दोस्तों इंडिया की नहीं दोस्तों, विश्व की सबसे पहली एंटीबायोटिक है दोस्तों पेनिसिलिन। अगला प्रश्न है, पूछा गया है, ये रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन क्लास 1 लीवर नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, सरोता। तो सीसो होता है, प्लायर्स होता है दोस्तों, चिमटा, जिस चिमटे के रूप में जानते हैं। नट क्रैकर जो है दोस्तों आपको द्वितीय क्लास का होता है, तो ये आपको याद रखना है।
बाकी 100 शीशो, कैंची, सप्लायर यानी प्लास प्लास जिसे हम कहते हैं दोस्तों सप्लायर, या चिमटा नहीं होगा दोस्तों, ये सप्लायर होगा। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों ही दोस्तों आपके क्लास 1 के हैं, लेकिन दोस्तों श्रोता जो है सेकंड क्लास का है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया है किसी व्यक्ति का वास्तविक भार उसके डैश के द्वारा तय किया जाता है। तो वास्तविक भार तय किया जाता है दोस्तों द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण के त्वरण के कारण। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा, यहाँ आपसे पूछा गया है फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक बिल्कुल डैश डिग्री अलग होते हैं। तो कितने डिग्री पर दोस्तों? 180 डिग्री पर। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये आपके कुछ प्रश्न थे और जितने प्रश्न पूछे गए थे वो सारे के सारे प्रश्न मैंने आपके लिए बता दिए हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है दोस्तों, शेयर कर देना है, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लेना है, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।